किसी ऐसे स्मारक के भीतर होने का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो अभी अभी खोजा गया हो और जमीन से उभर रहा हो। 2000 साल पहले रोम ने दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा बनाया था, जो पत्थर, भव्यता और शक्ति का एक विशाल स्मारक था। आज वह खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन जब ग्रोक एआई ने आधुनिक डेटा का उपयोग करके इसे पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया, तो कुछ बेहद परेशान करने वाली बात सामने आई। ऐसा लगता है कि लड़ाई मैदान के अंदर से कहीं ज्यादा बाहर हो रही है। यह पूरी तरह से अराजकता का दृश्य है। उस संरचना के भीतर प्राचीन रोमन सभ्यता से कहीं अधिक ज्ञान के अंश छिपे हुए थे, ऐसे रहस्य जिन्हें वे कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। अपने समय से कहीं अधिक उन्नत रचना। ग्रोक एआई आज उपलब्ध सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में से एक है। यह विशाल डेटा लेयर्स, लिडार स्कैन, ड्रोन इमेजरी, पुरातात्विक मानचित्रों और सैकड़ों रोमन संरचनाओं के अभिलेखों के साथ एक साथ काम करता है। इस बुद्धिमत्ता को कोलोसियम पर लागू करने से दुनिया अंततः इस स्मारक को उसके वास्तविक स्वरूप में देख सकेगी। एक असाधारण, पूर्णतः कार्यशील मशीन, जिसे एक एकल संयोजित प्रणाली के रूप में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इससे पहले कि एआई खोए हुए अंशों को उजागर करे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोलोसियम मूल रूप से क्या था। अधिकांश प्राचीन वृत्तांत कोलोसियम को शोर और हिंसा के स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, जहां जानवरों के सुनियोजित शिकारों ने मनुष्यों और जानवरों दोनों को उनकी सीमाओं तक पहुंचा दिया, जहां प्रसिद्ध और घातक लड़ाइयों का नाटकीय रूप से मंचन किया गया और जहां हजारों लोगों की आंखों के सामने बड़े पैमाने पर फांसी दी गई। लेकिन उन लेखकों ने जो बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की, या शायद कभी समझ ही नहीं पाए, वह थी इसके पीछे का गहरा रहस्य। लगभग 2000 साल पहले एक सभ्यता ने एक ऐसी संरचना का निर्माण कैसे किया जो आधुनिक स्टेडियम के आकार की भीड़ को समाहित करने में सक्षम थी। आंकड़े आज भी इतिहासकारों को चौंका देते हैं। जब कोलोसियम बनकर तैयार हुआ था, तब इसमें अनुमानित 50,000 से 80,000 दर्शक बैठ सकते थे। उस समय के किसी भी अन्य एम्फी थिएटर की क्षमता इसके आसपास भी नहीं थी। दर्शक इतनी तेजी से अंदर आते, अपनी सीटों पर बैठते, खाना खरीदते, शो देखते और फिर बाहर निकल जाते थे कि बाद के कई स्टेडियम भी उस गति की बराबरी करने में संघर्ष करते रहे। लेकिन कोलोसियम को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने वाली बात इसकी सुनियोजित योजना है। हर गलियारा, मंच और प्रतीक्षा क्षेत्र किसी न किसी कार्य के लिए इस्तेमाल होता था, न केवल कलाकारों के लिए, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों के लिए भी जो पर्दे के पीछे रहकर शो को संभव बनाते थे। लेकिन कोलोसियम सिर्फ मनोरंजन का स्थान नहीं था। इसकी बनावट में एक गहरा राजनीतिक संदेश छिपा था, एक चेतावनी जो इसके सामने खड़े हर आगंतुक को विचलित कर देती थी, एक याद दिलाती थी कि रोम के पास अपने आसपास की दुनिया को आकार देने के लिए संसाधन, जनशक्ति और संगठनात्मक शक्ति मौजूद थी। इसका अंडाकार आकार, इसकी सटीक ज्यामिति और इसका विशाल आधार स्थिरता और नियंत्रण की प्रत्यक्ष घोषणा थी। इसमें कुछ भी संयोगवश नहीं था। इसकी मेहराबों का पैटर्न, जो बाहरी दीवारों पर पूर्ण लय में दोहराया गया था, रोम के अपनी इंजीनियरिंग परंपराओं में विश्वास का प्रमाण था। कोलोसियम के सबसे नवीन पहलुओं में से एक भीड़ की आवाजाही के प्रति इसका दृष्टिकोण था। इस संरचना में 80 प्रवेश और निकास द्वार थे। दर्शक इन रास्तों से इतनी कुशलता से अंदर बाहर आ जा सकते थे कि आधुनिक वास्तुकार ऐतिहासिक भीड़ प्रबंधन का अध्ययन करते समय अक्सर कोलोसियम का संदर्भ लेते थे। यह प्रणाली स्पष्ट और सुव्यवस्थित थी। व्यक्ति के टिकट से उसे एक विशेष सीढ़ी,
एक विशेष गलियारे और अंत में उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित बैठने की जगह तक ले जाया जाता था। सीनेटर अखाड़े के सबसे करीब बैठते थे। उसके बाद घुड़सवार वर्ग के लोग बैठते थे। आम पुरुष नागरिक अगली परतों में बैठते थे। महिलाओं को ऊंचे स्थानों पर रखा जाता था और गुलाम लोगों को सबसे ऊपरी दीर्घाओं में खड़ा किया जाता था। यह इमारत स्वयं रोमन पदानुक्रम का एक नक्शा थी और प्रत्येक आगंतुक इसे एक नजर में समझ सकता था। रोमनों ने कोलोसियम के लिए अपनी सबसे उन्नत मंच तकनीक का उपयोग किया था। इसके अखाड़े के फर्श में दर्जनों गुप्त दरवाजे थे और उनके नीचे पिंजरों, रैंप, पुली और लिफ्टों की एक छिपी हुई दुनिया फैली हुई थी। इस भूमिगत भूल भुलैया से कर्मचारी जानवरों, प्रॉप्स और कलाकारों को सुचारू और नियंत्रित गति से अखाड़े में ऊपर भेज सकते थे। इस नवाचार की शुरुआत सम्राट वेस्पासियन के शासनकाल में लगभग 70 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने इसे रोमन जनता को उपहार स्वरूप दिया और नीरो के शासनकाल की अराजकता के बाद जनता का विश्वास बहाल करने के प्रयास में इसका निर्माण करवाया। इस स्मारक का स्थान भी एक संदेश देता है। नीरो ने कभी अपने विशाल महल परिसर के हिस्से के रूप में यहां एक निजी झील का निर्माण करवाया था। उस भूमि को सुखाकर और उसके स्थान पर एक सार्वजनिक प्रांगण बनाकर वेस्पासियन ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया। यह भूमि अब सम्राट का खेल का मैदान नहीं रही, यह रोम की संपत्ति बन गई। वेस्पासियन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टाइटस ने कार्य जारी रखा। उन्होंने परियोजना को पूरा किया और 80 ईस्वी में 100 दिनों के खेलों के साथ इसका उद्घाटन किया। इसके निर्माण में भारी प्रयास किया गया था। हजारों गुलाम मजदूरों ने वेतनभोगी कारीगरों, इंजीनियरों और शिल्पकारों के साथ मिलकर इस काम में हिस्सा लिया। उन्होंने मजबूती, वजन और निर्माण की गति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया। रोमन कंक्रीट, जिसे ओपस सीमेंटिकियम के नाम से जाना जाता था, ने निर्माणकर्ताओं को असाधारण मजबूती के साथ मेहराब, नूकनसी, नींव और दीवारें बनाने में सक्षम बनाया। ट्रेवर्टीन चूना पत्थर से बाहरी आवरण और बैठने की मुख्य पंक्तियां बनाई गईं। टफ नामक हल्के ज्वालामुखीय पत्थर से भीतरी दीवारें बनाई गईं, जहां अधिक वजन के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता था। ईंटों से ढके कंक्रीट से गलियारे और सहायक संरचनाएं बनाई गईं। लोहे के क्लैंपों ने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉकों को आपस में जोड़ दिया, जबकि संगमरमर से प्रवेश द्वारों को सजाया गया और रोम के कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को भी संगमरमर से सजाया गया। रोमनों ने संरचना में भार को समान रूप से वितरित करने के लिए मेहराबों और गुंबदों का भी उपयोग किया, जिससे इसे एक साथ हजारों लोगों का भार वहन करने की क्षमता मिली। उन्होंने मॉड्यूलर दृष्टिकोण अपनाया, परियोजना को दोहराए जाने योग्य इकाइयों में विभाजित किया ताकि विभिन्न टीमें एक ही समय में कई भागों पर काम कर सकें। इतने बड़े ढांचे को मात्र 8-10 वर्षों में पूरा करना आज भी आश्चर्यजनक है। तैयार ढांचा उतना ही व्यावहारिक था। बाहरी दीवार 4 स्तरों में बनी थी। प्रत्येक स्तर पर एक अलग शास्त्रीय शैली का प्रयोग किया गया था। डोरिक, आयोनिक और सबसे ऊपर कोरिंथियन। इनके ऊपर बैठने की जगह के कुछ हिस्सों पर वेलेरियम नामक एक विशाल, खुलने बंद होने वाली छतरी फैली हुई थी। इसे रोमन बेड़े के अनुभवी नाविकों द्वारा संचालित किया जाता था और यह लंबे आयोजनों के दौरान छाया प्रदान करती थी। अपने व्यापक प्रभाव के बावजूद आज हम जिस कोलोसियम को जानते हैं, वह कभी मौजूद रहे कोलोसियम का मात्र एक अंश है। लेकिन अगर कोलोसियम का इतना बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है, तो हम इसके मूल स्वरूप को कितनी हद तक समझ सकते हैं? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंततः उन विवरणों को उजागर कर सकती है जो लगभग 2000 वर्षों से गुम हैं?
कोलोसियम के गायब हिस्से 5वीं और 14वीं शताब्दी के बीच रोम में आए भूकंपों की एक श्रृंखला के बाद कोलोसियम की दक्षिणी बाहरी दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। 847 में और 1349 में आए दो भूकंपों ने सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। 1349 का भूकंप सबसे भीषण था, जिसने पत्थर के बड़े बड़े हिस्से तोड़ दिए और अंदरूनी भाग को उजागर कर दिया। इन स्पष्ट दरारों के बावजूद कोलोसियम ने तनाव को कैसे सहन किया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इंजीनियरों को आज पता है कि कौन से क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन वे अभी भी संरचना के मजबूत और कमजोर क्षेत्रों के पीछे के तर्क को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोमनों ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ निर्माण किया था, जो उनके समय के हिसाब से बहुत उन्नत था। लेकिन उनकी कुछ वास्तुशिल्पीय पसंदों के पीछे का सटीक कारण दुर्भाग्यवश अब गुम हो चुका है। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा मौसम ने भी कोलोसियम के विनाश में धीरे धीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारिश का पानी चूना पत्थर में रिसता रहा, जिससे बारीकियां धीरे धीरे मिटती गईं और किनारे नरम होकर नक्काशी गायब हो गई। हवा ने भी कोनों को घिसा दिया, जिससे सदियों से छोटे छोटे कण हवा में फैलते रहे। आधुनिक प्रदूषण ने क्षय की प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिससे सतहें काली पड़ गईं और पत्थर इस तरह से नष्ट होने लगा जिसकी कल्पना भी निर्माताओं ने नहीं की थी। धीरे धीरे कोलोसियम की बाहरी संरचना जर्जर होती गई और आज हम इसे जिस रूप में देखते हैं उसमें परिवर्तित हो गई। आग ने भी अपनी छाप छोड़ी है। कोलोसियम में कभी बड़ी मात्रा में लकड़ी रखी जाती थी, जिसमें बैठने के चबूतरे से लेकर भूमिगत कक्षों के ऊपर का फर्श तक शामिल था। बिजली गिरने और आकस्मिक आग लगने से लकड़ी के ये हिस्से कई बार नष्ट हो गए। इसके परिणाम स्वरूप कमजोर आधार और झुलसी हुई सतहें रह गईं, जिन्होंने स्मारक के आज के खंडित स्वरूप में योगदान दिया। कोलोसियम के सबसे बड़े रहस्यों में से एक वह लिफ्टिंग सिस्टम है, जो कभी अखाड़े के फर्श के नीचे संचालित होता था। वे गुप्त द्वार और चबूतरे, जिनसे कभी जानवरों, योद्धाओं और दृश्यों को देखा जा सकता था, उनके लकड़ी के हिस्से अब लंबे समय से गायब हैं। अब केवल पत्थर की नालियां, खुदी हुई पटरियां और कुछ सूक्ष्म संकेत बचे हैं, जो इस प्रणाली के काम करने के तरीके की ओर इशारा करते हैं। पुरातत्वविदों ने इन चिन्हों का विस्तार से अध्ययन किया है और कई सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा है। फिर भी कोई भी निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर पाया है कि पूरी व्यवस्था कैसे काम करती थी। ब्लूप्रिंट की अनुपस्थिति ने इस पहेली को और भी जटिल बना दिया है। रोमनों ने कोलोसियम की संरचना को समझने के लिए आधुनिक शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन देने हेतु कोई पूर्ण आरेख, आधिकारिक माप या वास्तुशिल्पीय रेखा चित्र नहीं छोड़े हैं। लिखित विवरण घटनाओं का वर्णन करते हैं, निर्माण योजनाओं का नहीं। आज भी संरचना का अन्वेषण करने के प्रयासों में कई सीमाएं हैं। कुछ क्षेत्र इतने नाजुक हैं कि उनमें प्रवेश करना संभव नहीं है और कुछ कक्ष समय के साथ अपनी जगह से खिसक गए हैं, जिससे सटीक माप लेना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह स्मारक सदियों से अध्ययन का विषय बना हुआ है, फिर भी रहस्य से घिरा हुआ है। संभवतः कोलोसियम को सबसे अधिक क्षति मनुष्यों के हाथों ही हुई है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कभी भव्य रहा यह अखाड़ा वीरान हो गया था। इसके पत्थर ढीले पड़ गए और इसकी दीवारें मौसम के प्रभाव से जर्जर हो गईं। स्थिति और भी खराब तब हुई जब मध्य युग के दौरान लोगों ने इमारत से उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले संगमरमर की कुर्सियां गायब हुईं। पत्थरों को आपस में जोड़ने वाले लोहे के क्लैंप को उखाड़कर दोबारा इस्तेमाल किया गया, जिससे छेद बन गए जो आज भी दिखाई देते हैं। ट्रैवर्टीन के ब्लॉक भी निकाले गए और रोम भर में नई इमारतों में
उनका दोबारा इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि सेंट पीटर बेसिलिका में भी ऐसी सामग्री है जो मूल रूप से कोलोसियम के बाहरी घेरे से ली गई थी। लूटपाट के अलावा सदियों से इस इमारत की भूमिका भी बदलती रही। यह इस बात पर निर्भर करता था कि इस पर किसका नियंत्रण था। पाहमधन कुमार शताब्दी के दौरान फ्रेंगिपानी और अन्य बल्दी जैसे शक्तिशाली परिवारों ने संरचना के कुछ हिस्सों को किले में बदल दिया। उन्होंने एम्फीथिएटर के अंदर दीवारें बनाईं, जिससे भीड़ के लिए बने क्षेत्र रक्षात्मक क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए। 15वीं शताब्दी में पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ ने कोलोसियम को पत्थर की खदान के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी और श्रमिकों ने शहर के आसपास की नई परियोजनाओं के लिए और अधिक पत्थर निकाले। बाद में पूरे परिवार खंडहरों में बस गए। कार्यशालाएं, भंडार गृह, अस्तबल और छोटे घर उन स्थानों पर बन गए जहां कभी दर्शकों के लिए गलियारे हुआ करते थे। यह स्मारक एक मोहल्ले में तब्दील हो गया। रोजमर्रा के उपयोग से इसकी मूल पहचान धूमिल हो गई। 18वीं शताब्दी तक इस संरचना का एक नया अर्थ सामने आया। पोप ने इसे ईसाई शहीदों के सम्मान में एक पवित्र स्थल घोषित किया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। इस पदनाम ने आगे के विनाश को रोक दिया और कोलोसियम का सिकुड़ना आखिरकार बंद हो गया। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में पुरातत्व में नए सिरे से रुचि ने अंततः जीर्णोद्धार के प्रयासों को गति दी। इंजीनियरों ने दीवारों को मजबूत करने, मलबा हटाने और बाहरी घेरे के कुछ हिस्सों को स्थिर करने का प्रयास किया ताकि आगे ढहने से रोका जा सके। दरअसल 1990 के दशक तक व्यापक संरक्षण कार्य जारी रहा, जिसने स्मारक के उस स्वरूप को आकार दिया जिसे आज लाखों पर्यटक देखते हैं। फिर भी इन सभी प्रयासों के बावजूद कोलोसियम अभी भी अधूरा है और कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया है। जब इसके सभी गतिशील हिस्से अपनी जगह पर थे, तब अखाड़े का फर्श वास्तव में कैसे काम करता था? निर्माताओं ने बल को इतनी कुशलता से कैसे वितरित किया कि संरचना के कुछ हिस्से इतने सारे भूकंपों के बाद भी स्थिर रहे? 2025 में ग्रोक एआई क्या खुलासा कर सकता है? कोलोसियम आर्कियोलॉजिकल पार्क के नेतृत्व में एक व्यापक 2 वर्षीय स्कैनिंग परियोजना ने प्राचीन एम्फीथिएटर का पहला पूर्ण त्रिआयामी मॉडल तैयार किया। विरासत भवन सूचना मॉडलिंग का उपयोग करते हुए टीम ने एक एकल अद्यतन करने योग्य डेटाबेस बनाया है जो ज्यामिति, सामग्री और संरचनात्मक जानकारी को एकीकृत करता है। यह डिजिटल प्रणाली शोधकर्ताओं को एक एकीकृत वातावरण में स्मारक को मापने, निगरानी करने और विश्लेषण करने की अनुमति देती है, जिससे इसके आकार, स्थिति और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों की विस्तृत समझ मिलती है। विशेषज्ञ अंततः दरारों के बढ़ने पर नजर रख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं कि मौसम के प्रति विभिन्न खंड कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वे जीर्णोद्धार कार्य की योजना भी इतनी सटीकता से बना सकते थे जो पहले कभी संभव नहीं था। और ग्रोक सहित किसी भी उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यह मॉडल एक आधार है। यह एक स्पष्ट मानचित्र है जो दर्शाता है कि क्या अभी भी मौजूद है, क्या लुप्त हो गया है और क्या उन तरीकों से खोजा जा सकता है जो पारंपरिक अनुसंधान कभी हासिल नहीं कर सकता था। ग्रोक ने सबसे पहले इमारत में मौजूद दरारों के पैटर्न को स्पष्ट किया। आज कोलोसियम असमान दिखता है, मानो एक तरफ दूसरी तरफ से तेजी से पुरानी हो गई हो। पता चला कि इसके पीछे एक स्पष्ट कारण है। स्मारक का उत्तरी भाग ठोस जमीन पर टिका है, जबकि दक्षिणी भाग कभी नीरो की सूखी झील के पास
नरम मिट्टी पर स्थित था। समय के साथ इस असमान नींव ने संरचना को ढहने के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। इंजीनियर इसका सामान्य कारण जानते हैं, लेकिन डिजिटल पुनर्निर्माण से उन्हें यह समझने में मदद मिल सकती है कि तनाव विशिष्ट मेहराबों और दीवारों में किस प्रकार फैलता है। इस खुलासे से आधुनिक संरक्षण को दिशा मिल सकती है, जिससे विशेषज्ञ नाजुक क्षेत्रों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मजबूत कर सकेंगे। डिजिटल मॉडल से सबसे महत्वपूर्ण लाभ हाइपोजियम भूमिगत कक्ष में मिल सकता है। यह भूमिगत प्रणाली कभी अखाड़े में होने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती थी। ग्रोक बचे हुए अंतरालों, खांचों और जुड़ाव बिंदुओं का अध्ययन कर सकता है और फिर उनकी तुलना रोमन काल के समान तंत्रों से कर सकता है। इस जानकारी के आधार पर शायद वह लिफ्ट, गुप्त दरवाजे और पुली प्रणालियों के कार्यशील सिमुलेशन तैयार कर सकता है। इंजीनियर तब इनका उपयोग संग्रहालयों या अनुसंधान केंद्रों के लिए भौतिक प्रतिकृतियां बनाने में कर सकते हैं, जिससे यह पता चल सके कि कलाकार और जानवर किस प्रकार सहजता से अखाड़े में प्रवेश करते थे। डिजिटल पुनर्निर्माण का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र वेलेरियम है। वह विशाल शामियाना जो कभी हजारों लोगों को छाया प्रदान करता था। यह प्रणाली इतनी कुशलता से कैसे काम करती थी, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ग्रोख ने हवा की दिशा, लंगर बिंदुओं और भार वितरण का मानचित्रण करके शामियाने को एक कार्यशील संरचना के रूप में पुनः निर्मित किया। लेकिन किसी लुप्त हो चुकी विशेषता को पुनर्जीवित करने के अलावा इस प्रकार के कार्य का आधुनिक महत्व भी है। खुले स्टेडियमों का अध्ययन कर रहे इंजीनियर पहली शताब्दी के उस समाधान से सीख सकते हैं जो मशीनरी या बिजली के बिना ऊष्मा और वायु प्रवाह को नियंत्रित करता था। भीड़ की आवाजाही एक और क्षेत्र है जहां एआई केवल वर्णन करने से कहीं अधिक कर सकता है। कोलोसियम के गलियारों को स्कैन और मापकर ग्रोख ने यह अनुकरण किया कि 50,000 से अधिक लोग कैसे अंदर आते, बाहर जाते और उस स्थान का भ्रमण करते थे। आधुनिक स्टेडियम योजनाकार रोमन यातायात प्रवाह की तुलना वर्तमान प्रणालियों से कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि कुछ प्राचीन विधियां आज भी समकालीन विधियों से बेहतर क्यों हैं। कोलोसियम का शायद सबसे उपेक्षित पहलू इसकी ध्वनि है। खुले मैदान में आधुनिक तकनीक के बिना भी आवाजें, संगीत और भीड़ का शोर गूंजता था, जिससे हर आयोजन का माहौल बनता था। ग्रोख दीवारों की गोलाई, बैठने की व्यवस्था में इस्तेमाल की गई सामग्री और मूल फर्श की ऊंचाई का अध्ययन करके ध्वनि के संचरण का अनुकरण कर सकते थे। इस मॉडल की मदद से इतिहासकार प्राचीन रोम के ध्वनि वातावरण को समझ सके। वहीं आधुनिक ध्वनि विज्ञानी प्रतिध्वनि और ध्वनि प्रवर्धन की समस्याओं का समाधान खोज सके। अधिकांश आगंतुकों को कोलोसियम केवल पत्थर की बनी इमारत के रूप में दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस स्मारक पर कभी रंग, सजावट और बनावट हुआ करती थी, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। ग्रोख ने रंग विश्लेषण, ऐतिहासिक संदर्भों और अन्य रोमन स्थलों से तुलना करके इमारत के मूल स्वरूप को पुनः निर्मित किया। संग्रहालय इन मॉडलों का उपयोग प्रदर्शनियों में कर सकते हैं, जिससे लोगों को कोलोसियम के उस स्वरूप में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा जो रोमनों द्वारा देखे गए वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट प्रतीत होता है। यहां तक कि भवन निर्माण सामग्री भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। रोमन कंक्रीट आधुनिक कंक्रीट से भिन्न व्यवहार करता है। यह दरारों का प्रतिरोध करता है, धीरे धीरे ठीक होता है और पानी के नीचे भी टिका रहता है। यदि वैज्ञानिक रोमन कंक्रीट को उसकी मजबूती प्रदान करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकें, तो इसके लाभ पुरातत्व से कहीं अधिक व्यापक होंगे। ग्रोख को अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं से अलग करने वाली बात यह है कि यह साधारण पैटर्न मिलान के बजाय तर्क पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
यह परस्पर विरोधी आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है, लापता कड़ियों को पहचान सकता है और साक्ष्यों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मॉडल बना सकता है। संदर्भ को ध्यान में रखते हुए यह प्राचीन ग्रंथों, स्कैन किए गए मापों और पुरातात्विक रिपोर्टों को मूल सूत्र को खोए बिना आपस में जोड़ सकता है। सिमुलेशन चलाने की इसकी क्षमता का अर्थ है कि यह सिद्धांतों का परीक्षण कर सकता है, और अगर प्रस्तावित पुनर्निर्माण भौतिक आंकड़ों से मेल नहीं खाता तो ग्रोक मॉडल को तब तक समायोजित कर सकता है जब तक कि हर हिस्सा सही ढंग से संरेखित न हो जाए। लेकिन कोलोसियम से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य अखाड़े के अंदर हुए शुरुआती नौसैनिक युद्ध और रोमनों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर जल प्रवाह का प्रबंधन कैसे किया गया, यही है। अगर ग्रोक किसी एक पहेली को पूरी तरह से सुलझा पाता है तो शायद यही एक पहेली कोलोसियम से जुड़ी सभी कहानियों में से सबसे अनिश्चित कहानियों में से एक वह है जिसमें कभी इसके अंदर आयोजित नौसैनिक युद्धों का वर्णन है। नौमाचिया के नाम से जाने जाने वाले ये आयोजन प्रसिद्ध समुद्री लड़ाइयों को पुनः जीवंत करने और दर्शकों को जल युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते थे। प्राचीन लेखकों ने जलमग्न अखाड़े के फर्श पर जहाजों, नाविकों और कभी-कभी ग्लेडिएटरों के लड़ने का वर्णन किया है। यह विचार अपने आप में लगभग असंभव सा लगता है। फिर भी स्रोत स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि स्मारक के शुरुआती वर्षों में कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लड़ाइयां रोजमर्रा के तमाशे नहीं थीं। ये आयोजन उत्सवों से संबंधित थे जिनका उद्देश्य रोम की इंजीनियरिंग शक्ति का प्रदर्शन करना था। एक ऐसे शहर में जो पहले से ही जल सेतुओं, फव्वारों और विशाल सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता था, एक एम्फीथिएटर को जलमग्न करना प्रकृति पर नियंत्रण प्रदर्शित करने का एक और तरीका होता। प्रारंभिक सम्राटों के लिए यह एक सशक्त संदेश था। अगर रोम नदियों और जलमार्गों पर अपनी मर्जी से नियंत्रण कर सकता था तो वह किसी भी चीज पर नियंत्रण कर सकता था। दर्शकों ने जहां रेत की उम्मीद की थी वहां जहाज देखे, युद्ध के लिए बने स्थान पर पानी उमड़ता देखा। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे की तकनीक ही असली पहेली है। अखाड़े में पानी भरने के लिए इंजीनियरों को पास की जल नहरों से लगातार पानी की आपूर्ति की आवश्यकता थी। कोलोसियम रोम के केंद्रीय जल नेटवर्क के करीब स्थित था और यह संभव है कि विशिष्ट आयोजनों के दौरान नहरों का पानी संरचना में मोड़ा जाता था। ये नहरें बेसिन को समान रूप से भर देती थीं, जिससे निचले स्तर पर छोटी नावों को चलाने के लिए पर्याप्त पानी जमा हो जाता था। इस प्रक्रिया में कुछ भी सरल नहीं होता। एक विश्वसनीय युद्ध क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा बहुत अधिक थी और संरचनात्मक क्षति को रोकने के लिए प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करना आवश्यक था। जल निकासी भी एक और चुनौती होती। युद्ध समाप्त होने के बाद मैदान को फिर से सूखा करना आवश्यक था। विद्वानों का मानना है कि भूमिगत सुरंगों के एक जाल के माध्यम से पानी को बहाकर संभवतः टाइबर नदी की ओर वापस ले जाया जाता था। ये नहरें पंपों के बजाय गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर थीं, जिसका अर्थ है कि यह प्रक्रिया धीमी रही होगी, जिसमें कई घंटे या दिन भी लग सकते थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि अखाड़े के फर्श की बनावट ने इन आयोजनों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोलोसियम के शुरुआती वर्षों में रेत के नीचे कोई स्थायी भूमिगत जलकुंड नहीं था। गलियारों, पिंजरों और मशीनों के उस जटिल जाल के अभाव में मंच के नीचे का स्थान इतना खुला था कि उसमें पानी भरा जा सकता था। बाद के सम्राटों के शासनकाल में जब भूमिगत कक्ष हाइपोजियम जोड़ा गया तो पूर्णतः जलमग्न होना असंभव हो गया। अब फर्श को भारी प्लेटफॉर्मों,
लिफ्टों और जटिल स्टेजिंग उपकरणों का भार वहन करना आवश्यक था। पानी से लकड़ी के काम और पत्थर के काम को नुकसान पहुंच सकता था और पूरा भूमिगत नेटवर्क अनुपयोगी हो जाता। यह समय रेखा बताती है कि नौसैनिक युद्ध केवल सबसे पुराने ऐतिहासिक वृत्तांतों में ही क्यों दिखाई देते हैं और बाद के लेखकों द्वारा एम्फीथिएटर का वर्णन किए जाने तक वे गायब हो जाते हैं। विद्वानों का मानना है कि नौमाचिया संभवतः पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में केवल 1 या 2 बार ही हुआ था। संभवतः ये दुर्लभ आयोजन उद्घाटन समारोह और बड़े उत्सवों के लिए ही हुए थे। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि पूरे आकार के युद्धपोत अखाड़े के अंदर समा नहीं पाते। प्राचीन लेखों में वर्णित पोत छोटे रहे होंगे, शायद रोमन जहाजों के छोटे संस्करण जो विशेष रूप से प्रदर्शन के लिए बनाए गए थे। वे प्रशिक्षित सैनिकों को ले जाने और समुद्री संघर्ष का आभास कराने के लिए पर्याप्त बड़े थे, लेकिन सीमित स्थान में पैंतरेबाजी करने के लिए पर्याप्त छोटे भी थे। बचे हुए विवरणों के बावजूद इन घटनाओं के बारे में बहुत कुछ अनिश्चित है। बड़े पैमाने पर बाढ़ के पुरातात्विक साक्ष्य सीमित हैं। आज जो हाइपोजियम मौजूद है वह उस भूमि को ढकता है जहां कभी प्रारंभिक जलकुंड स्थित था, जिससे मूल जलमार्गों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बचे हुए अवशेष हैं कुछ संकेत, खुदी हुई नालियां, शुरुआती फर्श के निशान और वे लिखित विवरण जिनमें मैदान में पानी फैलने का वर्णन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपनी स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।